सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 बस एक अभियान बच्चों के नाम, इसका नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज लेसन नंबर 5। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ हम लोगों को इसके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, लॉजिक को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को पता है सभी को कि आज मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कवर हो जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग फॉर दोस क्वेश्चन, उसके पहले हम लोग सबसे पहले चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ी थी। एक क्विक रिवीजन हम उसके ऊपर लेते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, राइट, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टेटमेंट को हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इटसेल्फ इट इज अ सीक्वेंस, बट सभी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेंगे ऐसा नहीं है। कुछ सीक्वेंस रहते हैं, कुछ सीक्वेंस नहीं रहते, जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है, उन्हीं सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे सीक्वेंस की अगर बात करूं तो उसमें मल्टीपल टर्म्स रहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म, किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए जो हम लोग स्टैंड करता है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी के पहले टर्म को ए भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। जैसे ही सेकंड टर्म को हम लोग A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। अब A1, A2, A3, A4 इसके बीच में अगर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट रहता है, तभी जाके उस सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। जो डिफरेंस जो होता है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ? कॉमन डिफरेंस डी। उसके बाद जैसे फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1 और A, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3। तो nth टर्म मतलब n की जगह आप 10 लोगे तो A10 होगा, n की जगह 25 लोगे तो A25 होगा, n की जगह 100 लोगे तो A100 होगा। तो कोई भी नंबर की टर्म जिससे हमें रिप्रेजेंट करना है तो nth टर्म इज डिनोटेड बाय क्या बताओ बेटा? an। और n जो होता है n, राइट, n आपको मिलेगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ दैट टर्म। उस टर्म का कौन सा नंबर है सीक्वेंस में, 1 2 3 4 टर्म कुछ भी हो सकती है, बट उस टर्म का कौन सा नंबर है ये हम लोगों को n बताता है। n इज द नंबर ऑफ दैट टर्म। और ये सभी जितने भी 1 2 3 4 ये चारों चीजें मैंने बताई, ये आपको वेरियस फॉर्मूलेस के अंदर मिलेंगी। तो एक बार देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D, nth टर्म इज डिनोटेड बाय AN, and n is the number of that term in that particular sequence. अब there are few formulas, जिस फॉर्मूलेस के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, और ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 2-4 फॉर्मूले अंदर है। सपोज मुझे बोला किसी ने कि एपी दिया है, पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये, तो मुझे एपी बनानी है। तो मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करूंगा, A2 आ जाएगा। A2 के अंदर डिफरेंस ऐड करूंगा, A3 आ जाएगा। अगर मुझे किसी ने बोला 25th टर्म निकाल, तो मैं क्या करूंगा? ऐड करते करते भी निकाल सकता हूं, या फिर मेरे पास एक फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या फॉर्मूला है बताओ बेटा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके अंदर जितने भी पात्र आते हैं उन सबका परिचय मैं इसके पहले दे चुका हूं। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, n का मतलब होता है नंबर ऑफ दैट टर्म, एंड an का मतलब होता है nth टर्म। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। अब nth टर्म निकालने के देयर आर 2 ways या 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज आर देयर। कैसे? सपोज मुझे एक एपी दिया है, 2 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 3 14 14 + 3 17 17 + 3 20 20 + 3 23 26 एंड सो ऑन। ऐसा किया। और एक इमेजिन करके चलता हूं, ये अज्यूम करके मैं चलता हूं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे पास एक टर्म आने वाली है। सपोज एग्जांपल कर लेता हूं, 78 एक टर्म इसके अंदर आने वाली है। एक्यूरेसी के साथ मैं नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल कि लास्ट टर्म इसका 78 है। अब मुझे इस एपी की 5th टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। तो 11th टर्म मैं यहां से भी निकाल सकता हूं और 11th टर्म में यहां से भी निकाल सकता हूं।
मतलब क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। इसके दो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूला नंबर 5 और 6 का जो है फॉर्मूले है, ये इसी के फॉर्मूले है। नॉर्मल फॉर्मूला जो है हमारा an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म निकालने का है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अगर अपने को लास्ट से निकालना होगा तो आपकी पहली टर्म 2 नहीं रहेगी। पहली टर्म कौन सी रहेगी बताओ बेटा, 78। इसीलिए इसी फॉर्मूला में थोड़े से माइनर चेंजेस करके हम लोगों ने अगला फॉर्मूला बनाया है, दैट इज फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड। ये मेंशन किया हुआ है, फ्रॉम एंड मतलब लास्ट टर्म से अगर अपने को nth टर्म निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देयर आर ओनली 2 चेंजेस इन द फॉर्मूला। क्या चेंजेस है बताओ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये ना रहते हुए ये रहेगी, राइट। मतलब जहां पे मैंने a लिखा है वहां पे मैंने l लिखा है। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। l का मतलब क्या होता है बताओ, लास्ट टर्म। और जो d, नॉर्मल जो d रहेगा आते टाइम पे वो d निगेटिव हो जाएगा। मतलब d अगर +3 रहेगा तो उल्टा जब आओगे तो d क्या हो जाएगा, -3। हमको -3 नहीं करना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक -3 कर देगा। d की वैल्यू तो हमको नॉर्मल ही निकालनी है। d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 - 2 कितना है बताओ बेटा, 3। फॉर्मूले में जब d डालोगे आप तो -d तो ऑटोमेटिकली -3 करना है। ना मुझे एपी को उल्टा करना है, ना टेढ़ा करना है, ना आड़ा। मेरे टर्म्स वही है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला जैसा लिखा है, लास्ट टर्म से फॉर्मूला लिखा हुआ है an फ्रॉम एंड इज इक्वल टू l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। यहाँ पर a की जगह पे l है और d की जगह पे क्या है बताओ बेटा, माइनस। तो nth टर्म निकालने के मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताए। कौन कौन से। पहला फॉर्मूला फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला फ्रॉम द एंड क्या है, an फ्रॉम द एंड, ऐसा लिखना होता है, an फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू l प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या आएगा बताओ बेटा, माइनस डी। तो ये दोनों आप चीजें याद रखेंगे। ये हो गया nth टर्म वाला फॉर्मूला। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म वाला भी फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि पहले 5 टर्म की सम करनी है तो कैसे करोगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। पहले 10 नंबर की सम करनी है तो कैसे करोगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 टू कहां तक ऐड करोगे बताओ बेटा, a10। तो ये ऐड करने के बजाय देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, तो सभी बच्चे जानते होंगे कि सम निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये अगर मुझे निकालने हैं तो इसके मेरे पास 2 फॉर्मूले बने। कौन सा, पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an। सर दोनों 2 फॉर्मूले क्यों बनाए, अरे यहां पर अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो जब हम लोगों को लास्ट टर्म गिवन रहेगी, तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, an की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर सकता हूँ। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम लोग पहले फॉर्मूले से भी निकाल सकते। लेकिन दिमाग में ये चीज याद रखना, फर्स्ट टर्म दी हो, लास्ट टर्म दी हो, कोई दिया हो, फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ, सेकंड फॉर्मूला लगाओ, विदाउट n आप नहीं लगा सकते, क्योंकि n/2 उस ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है। जब तक आपके पास n की वैल्यू नहीं रहेगी तब तक आप सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के ये फॉर्मूले मैंने बताया। 2 फॉर्मूले हैं। पहला जब लास्ट टर्म गिवन नहीं रहेगा, क्या फॉर्मूला एक बार पढ़ेंगे सब लोग, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला है when the last term that is an is given, Sn is equal to n/2 into bracket a plus an. Okay, now this is the last formula. ये बहुत रेयर यूज होता है। फॉर्मूला नंबर 8 पे जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, बहुत रेयर यूज होता है। कैसा होता है, कई बार हम लोगों को सम दिया होता है और उस सम से हमको टर्म निकालना होता है, राइट। तो फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। हमको अगर an निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस 1 करना पड़ेगा। मतलब क्या कि सपोज अगर मुझे S30 दिया हुआ है एंड S29 अगर दिया हुआ है तो S30 माइनस S29 इज इक्वल टू A30। ये मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं।
दैट इज S30 माइनस S29 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, A30। अगर मुझे A15 निकालना है, 15th टर्म निकालनी है, तो S15 में से S14 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग 15th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सर ये आपने अलग से क्या हाईलाइट किया है, अब मैं उसके ऊपर आता हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या दिया है, क्या लिखा हुआ है, अज्यूमिंग एनी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर हम लोगों को एपी के 3 टर्म की सम इतनी इतनी है और 3 टर्म का प्रोडक्ट इतना इतना है, ऐसा हम लोगों को बोला। अब 3 टर्म ऐसा वहां पे लिखा नहीं है कि फर्स्ट 3 टर्म्स, कि पहला A1 ही रहेगा, दूसरा A2 ही रहेगा या अगला A3 रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है। एनी 3 टर्म्स हो सकती है, मतलब 3 टर्म है जो एपी में है। 3 टर्म एपी में जब रहेंगे तो हम लोगों को टर्म को अज्यूम करना पड़ेगा, पहला टर्म x है, दूसरा टर्म y है और तीसरा टर्म z है, ऐसा अज्यूम करना पड़ सकता है। 4 टर्म एपी में p q r s ऐसा अज्यूम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशंस इजी करने हैं और आपको ये क्वेश्चन इजीली क्रैक करना है, तो जब भी आपको बोला जाए कि 3 टर्म एपी में है, 3 टर्म्स एपी में है, जब भी आपको बोला जाए तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। ध्यान देना है सबको, पहला अज्यूम करेंगे a माइनस डी, दूसरा a और अगला क्या बताओ बेटा, a प्लस डी। ये 3 टर्म अगर आप अज्यूम करते हो तो उस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपके आसान हो जाते हैं। कैसे, जैसा भी ये क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 इसका डिस्कस करने वाला हूं, इस टॉपिक के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। कोई भी सम क्यों ना हो, 3 टर्म एपी में रहो, 4 टर्म एपी में रहो, हमको दिया है, हमेशा हमको उसका सम दिया होता है। मतलब 3 टर्म्स आर इन एपी whose sum is this 5 टर्म्स आर इन 4 टर्म्स आर इन एपी whose sum is this। तो सम जब दिया रहता है ना, तो सपोज इसका सम अगर मुझे दिया है 27, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म को जब मैं ऐड करता हूं और मुझे बोला जाए उसका सम 27 दिया हुआ है, तो क्या होता है, माइनस डी प्लस डी डायरेक्टली कैंसिल होता है और क्या बचता है, a प्लस ए, कितना a बताओ बेटा, 3a। 3a इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 9। अब a 9 आ गया तो d निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे इसमें अज्यूम करोगे तो ना d कैंसिल होगा, ना आपको डायरेक्टली a की वैल्यू मिलेगी। ये वही 3 टर्म के बाद जब 4 टर्म अज्यूम करना होता है, तो फर्स्ट टर्म a माइनस 3d होता है, सेकंड टर्म a माइनस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस डी होता है और फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। आप वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि ये टर्म्स अगर आप अज्यूम करते हो तो आपके कैलकुलेशंस में काफी ज्यादा आसानी है, राइट। तो ये हो गया बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने एपी के बारे में देखे। अब रिवाइज तो कर लिया, नॉलेज तो ले लिया, अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए, बट हम लोगों को बेसिक से थोड़ा चैप्टर को बिल्ड करना है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने लिया है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर बताओ, सभी लोग बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स एन एपी। हमको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी रिप्रेजेंट करता है क्या, राइट। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी रिप्रेजेंट करता है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है, किससे डिनोट करते हैं हम लोग बताओ बेटा, डी से। एंड राइट 3 मोर टर्म, मतलब 21 के बाद आगे के 3 टर्म हम लोगों को लिखना है, राइट। चलो अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे, एपी को कैसे हम लोग चेक करते हैं, डिफरेंस को निकालते। डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया तो वो एपी है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं है। जैसा अगर मुझे ये सीक्वेंस दिया हो, मुझे बताओ यहाँ पे पहली टर्म कौन सी है, a1 इज इक्वल टू -14, a2 इज इक्वल टू -7, a3 इज इक्वल टू 0, a4 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू 14 एंड a5 इज इक्वल टू 21। 5 टर्म दिए। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालता हूँ। अब a1 माइनस a2 करना चाहिए कि a2 माइनस a1 करना चाहिए, a2 माइनस a1 करना है, राइट। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे निकालता हूँ a2 माइनस a1, दैट इज -7 माइनस
माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा बताओ बेटा, +7 आ जाएगा। अगला A3 माइनस A2, 0 माइनस -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 7 आएगा। अगला A4 माइनस A3, A4 कितना है बताओ मेरा, 14 है, 14 माइनस 0 इक्वल टू 14। अब कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आते रहता था 7 7 7 7, तो मैं इसको कंटिन्यू करता था, लेकिन मेरा जो 7 का सीरीज है वो ब्रेक हो गया। अब एक बार 14 आ गया, उसके बाद 1000 टाइम 7 क्यों ना आने दो, लेकिन एक बार 14 आने की वजह से मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले दो में 7 है, अगले दो में 7 है, अगले दो में कितना है बताओ, 14, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी। यहाँ पे आप लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये हो गया। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता था तो मुझे आगे की 3 टर्म निकालनी पड़ती थी। आगे की 3 टर्म कैसे निकलेंगी, मुझे बताओ, मुझे कितने टर्म्स यहाँ पर दिए बताओ बेटा, 5 टर्म दिए, मतलब मुझे कौन सी टर्म निकालनी पड़ेंगी, 6th 7th एंड 8th। तो 6th टर्म कैसे निकलेंगी, 6th टर्म निकलती है 5th टर्म में डी ऐड करके, मतलब A5 में डी ऐड करोगे तो 6th टर्म आ जाएगी। 7th टर्म किसके ऊपर निकलेंगी, 6th टर्म में डी ऐड करके निकलेगी। और 8th टर्म कैसे निकलेगी, 7th टर्म में डी ऐड करके निकलेगी। तो ये टर्म फाइंड आउट करना काफी इजी है, लेकिन उसके लिए हमको बोला गया था कि एपी है तो टर्म निकालो, बट अनफॉर्चुनेटली ये एपी है नहीं, इसलिए मैंने टर्म नहीं निकाली। बट आगे के टर्म्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोग को यहाँ पे गाइड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ध्यान देना है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एपी, 9th टर्म निकालना है। मैंने तभी बताया था 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जैसे एपी मुझे दिया है 10 7 4 एंड सो। अब मैं देखूं यहाँ पर ए कितना है, ए का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, फर्स्ट टर्म इज 10। डी कितना है, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू कितना बताओ, -3। अब एपी कैसे बनता है, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दिया, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रेंगते हम लोग 9 टर्म तक पहुंच ही जाएंगे। ये एक तरीका है। ये बच्चा कौन करता है पता है, जो अनपढ़ है एपी के अंदर, लेकिन जिसके दिमाग में फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, अपने पास nth टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी है, मतलब n इज इक्वल टू कितना है बताओ, 9। तो फॉर्मूला क्या है बोलो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an निकालना है तो a9 निकालना है, a9 का मतलब कौन सा टर्म हो गया, 9th टर्म हो गया। a की वैल्यू कितनी है बोलो, 10 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -3, दैट इज 10 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू -14। तो ये जो मेरा एपी है, उस एपी की 9th टर्म कितनी आगे बताओ बेटा, -14। आप कोई भी नंबर की टर्म निकालनी हो, सिर्फ n की जगह पे आपको वो नंबर डालना पड़ेगा, ए और डी तो आपके पास है, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या पूछा था, 9th टर्म निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, लॉजिक सेम, फॉर्मूला सेम, सब सेम, बट पूछा अलग गया है। क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी। जब भी विच टर्म आता है समझ जाना हमको n निकाल। ये मैं लॉजिक बता, लेकिन आप अगर लैंग्वेज में उसको ये करोगे और समझोगे, इस एपी की कौन सी टर्म -87 है, मतलब मेरे पास एपी कौन सा है, 21 18 15, चलते जा रहा है और कहीं ना कहीं -87 है। तो मुझे बताओ -87 कौन सी टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 15वीं, 25वीं, 50वीं, मतलब हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है बताओ बेटा, n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n। बच्चे कई बार सोचते हैं सर an फाइंड आउट करना होगा, नहीं, an का मतलब होता है टर्म जो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, लेकिन वो टर्म कौन से नंबर पे है,
ये मुझे पूछा है पहले नंबर, दूसरी नंबर, तीसरे नंबर, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ बेटा, n फाइंड आउट करना है। सेम, बहुत सिंपल है। क्या क्या दिया है बताओ मुझे, a दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ 21, d 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू -3, और an दिया हुआ है, क्या दिया है बताओ बेटा, -8, राइट। सो देयरफॉर an is equal to a plus n minus 1 into d, that is -87 is equal to 21 plus n minus 1 into कितना है बोलो, -3। अब 21 इधर आएगा तो -21 होगा, -21 होगा तो ये कितना होगा, -108 is equal to n minus 1 into -3, -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा -108 अपॉन -3 इज इक्वल टू n minus 1, कैंसल होगा, डिवाइड करेंगे तो 36 इज इक्वल टू n minus 1, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 37। तो मैं बोल सकता हूं 37th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -87। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जैसे बताया ना, तो 37th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -87। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एपी, मतलब क्वेश्चन एपी का है बट इक्वेशन बना के हम लोगों को सॉल्व करना। बड़ा ध्यान देना, एपी के अंदर मुझे कुछ भी निकालना हो, फाइंड द एपी बोला या कुछ भी निकालना हो, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ए दैट इज फर्स्ट टर्म, और दूसरा है डी दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी एपी के अंदर है। अब यहां पर मुझे बोला है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। चलो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ए जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ए जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और डी जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो मुझे क्या दिया है, 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10th टर्म ऑफ एन एपी मतलब मुझे A10 दिया हुआ है। A10 की वैल्यू कितना दिया है बताओ बेटा, 52। A10 इज इक्वल टू 52, ये मुझे गिवन है। अब कुछ बच्चे A10 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना भी जानते हैं, n-1 करके। n-1 अगर करेंगे तो A10 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, a plus 9d। 10 होगा तो इसका कोएफिशिएंट 9 आता है, a plus 9d इज इक्वल टू 52। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया फ्रॉम द फर्स्ट गिवन वैल्यू 52। आगे दूसरे कंडीशन दिए, कौन सी कंडीशन दिए ध्यान देना, थोड़ी सी ट्रिकी। 17th टर्म इज 20 मोर देन 31st टर्म। नाउ दूसरी कंडीशन में यहां पे ड्राफ्ट कर रहा हूं, 17th टर्म इज 20 मोर, 20 ज्यादा है, किससे 20 ज्यादा है बताओ, 30th टर्म से, दैट इज 30। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, A13। क्या लिखूंगा बताओ बेटा, A13। मतलब 17th टर्म जो है वो 20 ज्यादा है, कौन से टर्म से, 13th टर्म से। अब A17 का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, A plus 16D, जो लॉजिक मैंने यहां पर बताया था। A13 का क्या आएगा, A plus 12D प्लस कितना बताओ बेटा, 20। A क्या हो जाएगा, कैंसल। 12D माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4D। 4D इज इक्वल टू 20, सो D इज इक्वल टू 5 आ गया। चलो भैया D की वैल्यू तो मिल गई। अब D की वैल्यू मुझे मिल गई, A की वैल्यू निकालना है। ये लीनियर इक्वेशन है ना, D की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, A की वैल्यू मिल जाएंगी। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब आप बोलो सर 1 है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। 9 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ बेटा, 52। 4D इज इक्वल टू 20 आया था, D इज इक्वल टू 5, तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। सो A इज इक्वल टू 52 माइनस 45, तो A इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो रे, 7। A इज इक्वल टू 7। अब A इज इक्वल टू 7 मेरे पास आ गया, और मुझे क्या बोला है, एक मिनट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ है। 17 13 बिल्कुल सही, 16 12 माइनस कर दिया, 4D आया, ये 20 मोर देन 20 है,
D इज इक्वल टू 5 परफेक्ट है। 9 5 45, 45 माइनस करेंगे 7, A इज इक्वल टू 7। कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। A इज इक्वल टू 7 आ गया और D इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ बेटा 5। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द AP। AP मुझे निकालनी। अब AP अगर मुझे निकालनी है तो मुझे AP में से निकालते समय 3 टर्म निकालने की आदत रखने की। अब जैसे पहली टर्म A1 है, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7 होगी। A2 सेकंड टर्म हम लोग कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म 7 है और डिफरेंस आपने कितना निकाल के रखा बताओ 5। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। A3 कैसे निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D दैट इज 12 प्लस 5। A2 मेरा 12 आया था ना, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। सो देयरफॉर मैं आखिरी में लिखूंगा रिक्वायर्ड AP इज क्या आएंगी भैया बोलो 7 12 17 डॉट 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 डॉट। तो AP बनाने के लिए मुझे A और D की जरूरत रहती है, याद रखना। और पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन बनाया, दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाया, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते करते D मिल गया, D की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, A निकाल दिया और A और D अगर आ गया तो AP के अंदर जो चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A और D मिल गया और उससे मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया बताओ बेटा, रिक्वायर्ड AP फाइंड कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना है, समझना है। यहाँ पे 2 केसेस बनती है, जैसे यहाँ पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव की भी केस बनती है। मैं बताऊंगा सिर्फ क्या चेंज करना होता है, वो चेंज कर दो, दूसरी केस अपनी ऑटोमेटिक बच। क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन इज, यहाँ पे ये इन नहीं चाहिए, इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म चाहिए, राइट। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। अब ध्यान देना है बेटा, सीक्वेंस क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे लिखू दैट इज गिवन सीक्वेंस इज क्या दिया है बताओ, -84, -78, -72 एंड सो ऑन, ये मुझे सीक्वेंस दिया है। अब इस सीक्वेंस को आप ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये सीक्वेंस 0 की तरफ जा रही है, देखो 0 की तरफ जा रही है, 80 माइनस से जा रही है, -84 से -72 तक आ गया, 78 तक आ गया, फिर 72 तक आ गया, फिर -60 में जाएंगी, -40 में जाएंगी, -30 में जाएगी, -10 में जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा वो 0 को क्रॉस करके पॉजिटिव में जाएगी, और वहां से सारे जितने भी टर्म्स रहेंगे वो सारे कौन से टर्म रहेंगे बताओ बेटा, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव से वो जाते 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 0 को क्रॉस करके एक समय ऐसा आएगा जो पॉजिटिव में एंटर करे। तो हमको ये बोला गया है, हमको ये पूछा गया है, ये पहली जो पॉजिटिव टर्म है ये कौन से नंबर पे आती है, मतलब क्या 10 टर्म के बाद पॉजिटिव आएगा, या 15वें टर्म पे पहला पॉजिटिव आएगा, या 25वें टर्म पे पहला पॉजिटिव आएगा, ये हम लोगों को पूछा गया। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब भी विच टर्म आता है हमको क्या निकालना होता है बताओ बेटा, n निकालना। तो मुझे यहाँ पर n निकालना है, बट पहले पॉजिटिव टर्म के लिए हमको n निकालना है। तो सब लोग ध्यान से समझेंगे मैं इसको कैसे कर रहा हूं। मैं सबसे पहले अज्यूम करूंगा दैट इज लेट nth term of given sequence is first पॉजिटिव टर्म। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, nth टर्म जो है गिवन सीक्वेंस का वो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, राइट। अब nth टर्म मतलब an पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। an पॉजिटिव टर्म लिया मैंने, पॉजिटिव टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे इस सीक्वेंस से मुझे बताओ a और d क्या आएगा बोलो। a इज इक्वल टू कितना है -84 और d इज इक्वल टू आपका +6 आने वाला है। कैसे, -78 से -84 को माइनस करो आपको +6 मिलेगा। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब a और d की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, -84 लिया प्लस n तो मुझे निकालना है और d कितना है 6 इज ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करूंगा -84 प्लस 6n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो -84 माइनस 6 कितना होगा -90,
माइनस 90 प्लस 6n इज ग्रेटर देन 0। माइनस 90 को मैं उधर लेके जाता हूं तो ये क्या बनेगा बताओ बेटा, ये बनेगा 6n इज ग्रेटर देन प्लस 90। अब 6 से डिवाइड करूंगा सो n इज ग्रेटर देन 15। n जो है वो 15 के ऊपर आए। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 15 के ऊपर होनी चाहिए। 15 के ऊपर आने वाली 15.1 भी हो सकता है, 15.2 भी हो सकता है, 15.3 भी हो सकता है, इट कैन बी 15.9 ऑल्सो। लेकिन जो गधा ऐसा सोच रहा है वो सच में गधा है। बेटा दिमाग लगाओ, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ दैट। एक तो पहली टर्म रहेंगी, पहले के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी, तीसरे के बाद चौथी आएगी। तो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी, डेसिमल में नहीं चलेगी, निगेटिव में नहीं चलेगी। तो 15 के बाद आने वाला अगला नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 16th है। तो देयरफॉर 16th टर्म ऑफ गिवन एपी गिवन सीक्वेंस इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। अब बोलोगे सर 15 के ऊपर तो काफी नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, 16th है, 17th है, 18th है, 19th है, 18th है, सारे पॉजिटिव टर्म ही आने वाले हैं। 16 टर्म निकालो पॉजिटिव आएगी, 17 निकालो पॉजिटिव आएगी, 18 निकालो पॉजिटिव आएगी। लेकिन हमको क्या बोला है, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन से नंबर पे आएंगी बताओ बेटा, 15 के बाद आने वाला फर्स्ट नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर है बताओ, 6। अब इस टाइप के क्वेश्चन में निगेटिव वाला भी आ सकता है। निगेटिव में हम लोगों को जब अज्यूम करना है तो फर्स्ट पॉजिटिव की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ बेटा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और ये कंडीशन में an शुड बी लेस देन 0 लेना पड़ेगा। बाकी कैलकुलेशन जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप a और d की वैल्यू पुट करो और n की वैल्यू निकालो। अगर nth टर्म आपने पॉजिटिव ली तो an ग्रेटर देन 0 लेना है। nth टर्म आपने निगेटिव ली, अगर कंडीशन नेगेटिव की होती थी तो an क्या लेना है बताओ, लेस देन 0। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हमारे दोनों टाइप के केसेस क्लियर हो गए, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 से सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो। ये तो मैंने an का फॉर्मूला लिया, अब मैं आता हूं sn के फॉर्मूले। अब sn के दो फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूं, किसी कोई भूलना नहीं चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d। और दूसरा है Sn is equal to n by 2 into bracket a plus an, राइट। अब दोनों भी फॉर्मूले अलग अलग टाइम पे यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला फॉर्मूला when the last term is not given, दूसरा फॉर्मूला when the last term is given। लेकिन विदाउट n हम लोग कोई भी किसी भी एपी में सम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद दोनों में n/2 यहाँ पर है, ध्यान। अब ये रही फॉर्मूले की बात। अब आते क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़ा सोच के बताओ दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इसमें भी सम निकालना है और उसमें भी सम निकालना है। बच्चा बोल सकता है कि सर इसमें प्लस नहीं दिया है, इसमें प्लस दिया है, ये डिफरेंस है। नहीं, एक एपी है जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है और एक एपी है जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ। थोड़ा सोच के बोलो। अब इसका मतलब क्या है, 1 3 5 7 का सम निकालना है अप टू 20 टर्म। 20 टर्म तक मतलब 20 टर्म तक जितने भी टर्म आएंगे तब तक मुझे सम निकालना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट टर्म 20 है, इसका मतलब ये होता है कि n is equal to 20 है। There are 20 terms in an AP, n की वैल्यू 20। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप टू कोई टर्म नहीं बोला है, 29 तक सम करना है। मतलब ये मुझे कौन सा टर्म दिया है बताओ बेटा, लास्ट टर्म दिया हुआ है। कौन सा टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ। ओके, ये जो एपी है इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए हैं। और ये जो एपी है इसके अंदर मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ है। हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। इसमें का क्या क्या दिया है बताओ। अब लास्ट टर्म नहीं दिया है, ये पक्का है कि मैं पहला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या क्या लगेगा मुझे, n लगेगा, है मेरे पास सर n, चिंता की बात नहीं। a लगेगा, बिल्कुल है सर मेरे पास a। d लगेगा, d मैं निकाल लूंगा सर, कोई टेंशन की बात नहीं।
जब n है, a है और d है तो मैं आराम से सम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। बताओ a इज इक्वल टू कितना है, बोलो रे 1 है। d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू मुझे कितना दिया है बताओ, n इज इक्वल टू 20। सो क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज इक्वल टू Sn। n की जगह पे मैं कितना पुट कर रहा हूं, 20। S20 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स दैट इज 20 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है भैया 1 है, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है रे 2 है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 19 2 जार 38 प्लस 2 40 इंटू 10 कितना आएगा बताओ रे 400। तो पहले 20 टर्म की या पहले एपी की सम कितनी आगे बताओ 400। अब सेकंड एपी में दिखता आसान है, लास्ट टर्म दिया हुआ है सर, चिंता की क्या बात है। पहली टर्म हम लोग को दी है, लास्ट टर्म हम लोग को दी है, पट से कैलकुलेशन हो जाएगा। भैया वैसा नहीं है, n कहाँ है, यहाँ पे n गिवन था, वहां पर n गिवन नहीं है, तो विदाउट n तो हम लोग सम नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करें, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा और n निकालने के बाद सम निकालना पड़ेगा। अब Sn का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो एक ही फॉर्मूला बचा पूरे एपी में, कौन सा फॉर्मूला, an वाला। तो an के फॉर्मूले से पहले सम निकालेंगे, सॉरी n निकालेंगे और n आने के बाद सम निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते, क्या दिया है एपी बताओ, 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू 29। चलो बताओ a इज इक्वल टू कितना है 3 है, d इज इक्वल टू कितना है 2 है और an इज इक्वल टू कितना है 29 है। तो क्या फॉर्मूला है अपना an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 29 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 माइनस कर दिया। 26 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 2 से डिवाइड कर दिया। 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस में इधर ऐड कर दिया तो n इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा 14। विदाउट n तो हम लोग Sn निकाल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या निकाला है n, कौन से फॉर्मूले से, an के फॉर्मूले से मैंने n निकाल लिया। अब n मेरे पास आ गया, a मेरे पास आ गया, an मेरे पास आ गया, तो सेकंड फॉर्मूले के सारे जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं Sn निकालता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कलर करने के लिए कलर बदल रहा हूँ। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n बाय 2, n कितना है मेरा बताओ 14 बाय 2 इंटू ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू कहा गई रे 3 है, 3 प्लस an की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 29 दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 32। इसका कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो आएगा आपका सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी। तो हमेशा याद रखना सेकंड फॉर्मूला लगाओ, बहुत आसान है, लेकिन n दिया है या नहीं दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो an के फॉर्मूले से पहले आपको n को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब लिखा सिंगल लाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या लिखा होगा। ध्यान देना क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 3। 2 डिजिट भी बोला है, इवन भी बोला है, मल्टीपल ऑफ 3 भी बोला है, कोई बात नहीं, हम लोग एक एक चीज को फिल्टर करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग आते हैं 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं बताओ, 1 से नहीं होते, 10 से शुरू होते हैं। तो नंबर आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, देन 13, देन 14, देन 15, देन 16, देन 17, देन 18। पूरा नहीं लिख रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीच में डॉट 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 डाल। तो ये मेरे नंबर्स है जो 2 डिजिट। अब आता हूं अगला नंबर पे, दैट इज इवन, दैट इज इवन। अब इवन सारे इवन है क्या, नहीं, इवन को फिल्टर करने की जरूरत है। चलो दूसरा फिल्टर लग गया, 11 कैंसल, 13 कैंसल, 15 कैंसल, 17 कैंसल,
99 भी कैंसल, ये नंबर कहां तक आएंगे बताओ, 98 तक आएंगे। तो मैंने इवन नंबर को लिख दिए 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 अप टू कहां तक बताओ, 98 तक। 99 कट गया इवन की कंडीशन। चलो पहले 2 डिजिट लिखे, फिर उसमें से और को हटा दिए। अब अगला कंडीशन बोला है मल्टीपल ऑफ 3। अब उसमें मल्टीपल ऑफ 3 को ही रखना है। बोलते 10 नहीं है मल्टीपल ऑफ 3, 14 भी नहीं है मल्टीपल ऑफ 3, 16 भी नहीं है मल्टीपल ऑफ 3, 98 है क्या मल्टीपल ऑफ 3? नहीं है। तो इसके पहले का इवन नंबर कौन सा है, 96। तो अगर मैं फाइनल सीरीज को लिखूं तो कौन से नंबर आएंगे बताओ बेटा, 12, 18, 24 डॉट 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 अप टू कहां तक बताओ, 96। मतलब 2 डिजिट नंबर भी चाहिए, इवन भी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए। तो ये वो नंबर है, दोज आर 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3। अब इसकी क्या करनी है, सम करनी है। सिंपल है। लास्ट टर्म देखते ही बच्चा इतना खुश हो जाता है, सर लास्ट टर्म दिए, दूसरा फॉर्मूला लो, पट से डाल दो। भैया n कहाँ है, n है क्या, नहीं, निकालना पड़ेगा। पहले n निकालना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 12 है, b इज इक्वल टू 18 माइनस 12 दैट इज 6 है, और an इज इक्वल टू कितना है बताओ बेटा, 96। तो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे। कौन से फॉर्मूले से, an की। an is equal to a plus n minus 1 into d, that is 96 is equal to 12 plus n minus 1 into 6। 12 माइनस करेंगे 84 आएगा, is equal to n minus 1 into 6। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6 4s are is n minus 1। 6 1s are 6, 2 बचा, 6 4s are 24। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ रे, 15 आ गया। n की वैल्यू 15 मिल गई। अब n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, an की वैल्यू है। अब ये बन गया सिंपल। क्या फॉर्मूला है दूसरा वाला, बोलो सब लोग, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an। n/2 मतलब भैया 15/2 इंटू ब्रैकेट a कितना दिया है, 12 प्लस ये कितना दिया है बताओ, an 96। बढ़िया, दैट इज 15/2 इंटू ब्रैकेट, यह आएगा 108, दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 54। ये रखा है मैंने आपके लिए, आप इसको कैलकुलेट करो और आपको जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 3। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। 2 डिजिट बोला है तो पहले 2 डिजिट देखे, इवन बोला है तो सिर्फ इवन निकाले, और उस इवन में से जितने मल्टीपल ऑफ 3 है उससे मैंने फाइनल सीरीज यहाँ पर बनाई। आपको ये जो काम करना है ये रफ में करना है, राइट। यहां से आपका सीरीज स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो दैट इज 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 3 आर एज फॉलोज, और उसके बाद आप सम फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक वर्ड प्रॉब्लम है, बट हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को एक एपी के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद मुझे उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देना है सबको। क्या दिया है क्वेश्चन में, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेड 600 यूनिट इन द 3rd ईयर। मतलब एक टीवी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है और वो तीसरे साल में इन द 3rd ईयर 600 यूनिट्स इन द 3rd ईयर, मतलब तीसरे साल में उनका प्रोडक्शन 600 यूनिट का है। तीसरे साल में, 3 साल में नहीं, वर्डिंग को ध्यान देना है, तीसरे साल। आगे क्या बोला है, एंड 700 यूनिट इन द 7th ईयर, मतलब 7वें साल में उनका प्रोडक्शन कितने यूनिट का है बताओ बेटा, 700 यूनिट का। मतलब तीसरे साल में, अब कंपनी ग्रो करती है, तीसरे साल में उन्होंने 600 टीवी बनाए, 7वें साल में पहुंचते पहुंचते उन्होंने 700 टीवी बनाए। लेकिन क्या दिया हुआ है आगे कंडीशन, अज्यूमिंग दैट, अज्यूम करना है दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर साल अगर 25 टीवी बढ़ते जा रहे हैं तो 25 टीवी बढ़ते जा रहे हैं, हर साल 50 बढ़ रहे हैं तो हर साल 50 बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे एकदम ग्राफ नीचे चले गया फिर एकदम से टीवी डिमांड आ गई, नहीं, इट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये होता है कि हर साल का जो प्रोडक्शन है
उसका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है मतलब ये एपी में रिप्रेजेंट करता है। बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल का प्रोडक्शन निकालना है मतलब ए निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग उसको। इन द 10th ईयर, 10th ईयर निकालना है मतलब A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस 9D बनता है, तो A और D चाहिए, वो भी निकाल लेंगे। और टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 साल में कितना प्रोडक्शन होगा, 7 साल में प्रोडक्शन कितना होगा, तो मुझे क्या निकालना है बताओ बेटा, S7। क्या निकालना है, S7। तो मुझे A वाला भी फॉर्मूला यूज करना है और आखिरी निकालने के लिए S वाला भी फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है। अब तीसरे साल में 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे, पहले साल में कुछ ना कुछ किए होंगे, फिर उसमें डी ऐड करके दूसरे साल का प्रोडक्शन हुआ होगा, फिर उसमें डी ऐड करके तीसरे साल का प्रोडक्शन दैट इज 600 यूनिट हुआ है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ए यूनिट वो प्रोड्यूस करते हैं इन द फर्स्ट ईयर। कौन सा ईयर बताओ बेटा, फर्स्ट ईयर। पहले साल का उनका प्रोडक्शन ए यूनिट है और हर साल वो प्रोडक्शन बढ़ता है, दैट इज डी यूनिट एवरी ईयर। हर साल उनका प्रोडक्शन एवरी ईयर उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है डी यूनिट से। मतलब पहले साल का प्रोडक्शन मैंने ए ले लिया, अब इसको कैसा लिखोगे आप, लेट द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज ए यूनिट एंड इट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय डी यूनिट एवरी ईयर। हर साल डी यूनिट से वो बढ़ता है। अब प्रोडक्शन इन द थर्ड ईयर इज 600 यूनिट। 600 यूनिट का जो प्रोडक्शन है इन द थर्ड ईयर है, तीसरे साल में मतलब पहली टर्म अलग, दूसरी टर्म अलग, तीसरी टर्म जो है दैट इज 600 यूनिट। तो A3 इज इक्वल टू 600 यूनिट, ये मुझे गिवन है। A3 इज इक्वल टू 600। अब A3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक कम करना पड़ता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 यूनिट आएगा। अब A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, ये मैंने पहला लीनियर इक्वेशन बनाया, बस ये x और y ना होते हुए A और D के अंदर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आगे बोला है 700 यूनिट इन द 7th ईयर। जैसा A3 मैंने लिखा तो 7th ईयर का क्या लिखूंगा, A7 इज इक्वल टू 700 यूनिट। सो देयरफॉर A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों लीनियर इक्वेशन हो गए। इसको सॉल्व करने के तो आप दो मेथड जानते हो, एलिमिनेशन जानते हो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट जानते हो, ग्राफ चाहिए तो ग्राफ भी बना सकते हो, बट इतना तूफानी करने की जरूरत नहीं है। आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से इसको माइनस प्लस करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं। अब इक्वेशन 2 क्या है मेरा बताओ, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इक्वेशन 1 क्या है बताओ, A प्लस 4D, सॉरी A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना बताओ रे, 600। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, A और A सेम होगा, कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया। 6D माइनस 2D कितना आएगा, 4D इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा, 25। मुझे D की वैल्यू मिल गई। आप एक वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालना सिखाना पड़ेगा क्या, जरूरत ही नहीं है। आप उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सो D की वैल्यू मैं अगर 1 में पुट कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट D इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन कौन सा बताओ बेटा, 1। तो क्या बनेगा, A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। सो दैट इज A प्लस 50 इज इक्वल टू 600 और 50 माइनस करेंगे तो A इज इक्वल टू कितना आएगा, 550। चलो A और D की वैल्यू मिल गई। आप कुछ भी पूछो हम लोग निकाल सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन A का मतलब क्या है ये समझना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर है। D का मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्शन इंक्रीज एवरी ईयर है। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550 एंड इट इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 25 यूनिट। ये इसका मीनिंग अभी तक हम लोगों ने इंटरप्रेट किया है। अब हमको एक एक चीज निकालनी है, क्या क्या निकालनी है मैं लेफ्ट हैंड में यहाँ निकालता हूँ, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहले का क्या बोला है भाई, द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन ए निकाला है, कितना यूनिट आएगा बताओ, 550 यूनिट। समझा कि नहीं समझा, हमने निकाल लिया उसको। सेकंड में क्या दिया है,
द 10th ईयर। अब 10th ईयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A10, जैसा ये 3rd ईयर का था, 7th ईयर का था। 10th ईयर का फॉर्मूला क्या रहेगा? A10 रहेगा। A10 इज इक्वल टू A प्लस कितना D? 9D। 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है? 25। दैट इज 550 प्लस 225, दैट इज 775 यूनिट। ये आ गया कौन से साल का प्रोडक्शन बताओ बेटा? 10th ईयर का। जैसे ही आ गया वन लाइनर आंसर मस्त लिख देने का कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज 775 यूनिट। अब लास्ट वाला, दैट इज टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। 7 साल में कितना प्रोडक्शन रहेगा? क्या फॉर्मूला आएगा? S7 का। आप S7 के दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है यहाँ पे। A भी है, D भी है और N भी है। सर N कहाँ है? अरे भैया 7 साल का बोला है ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो 7 साल में N कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। तो A भी है, D भी है, N भी है, और मोर ओवर दूसरा फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमको 7वीं ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है। कितना दिया है? 700 यूनिट, मतलब A7 दिया हुआ है। तो S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू ब्रैकेट A प्लस A7। जब 7 साल की इसकी सम निकालनी है तो लास्ट टर्म तो 7th वाली रहेगी, मतलब A7 मुझे दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे। बताओ क्या आएगा? 7/2 इंटू ब्रैकेट A की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 550 मल्टीप्लाइड नहीं, एडिशन है सर यहाँ पर, प्लस कितना आएगा बताओ बेटा? 700। आप 700 550 से ऐड कर लो, तो उसे डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल प्रोडक्शन इन हाउ मेनी इयर्स बताओ बेटा? 7 इयर्स। तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ए और डी मिलने के बाद सारी रास्ते खुलते जाते हैं, इसलिए एपी के क्वेश्चन में कोशिश करने का कि ए और डी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो बाकी सारी चीजें हमारी आसान। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है अगर समझ में आया तो, इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो आधे पौन घंटे से हम लोग पढ़ रहे तो अभी दिमाग हमारा जाम हो गया है। थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप लोगों को फिगर समझ में आ गई तो आपको सारी चीजें समझ में। ध्यान देना बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब एक स्पाइरल बनाया गया। स्पाइरल हमारा बनाया गया। सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब एक सेमी सर्कल हो गया, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, ऐसे सेमी सर्कल बनाते बनाते जलेबी के जैसा हम लोगों ने एक स्पाइरल बनाया है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। अब थोड़ा सा हम लोग इसको अगर हम लोग समझ ले, ध्यान देना है बेटा, जब मैं फिगर बनाऊंगा ना आपका पूरा ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए कि मैं फिगर कैसे बना रहा हूं। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। अपने पास 2 सेंटर है, एक सेंटर हमारा ए है और दूसरा सेंटर हमारा बी है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आ सके। पहला सेंटर मेरा ए है, दूसरा सेंटर मेरा बी है। पहले सेमी सर्कल का सेंटर ए रहेगा, दूसरे सेमी सर्कल का सेंटर बी रहेगा, अगले सेमी सर्कल का सेंटर फिर ए होगा, फिर बी होगा। कैसे बनेगा? कलर से आपको समझ में आएगा बेटा मैं कैसे बना रहा हूं। अब ये सेमी सर्कल मैंने बनाया, इस सेमी सर्कल का सेंटर ए है। अब दूसरा सेमी सर्कल मैंने बनाया, इस सेमी सर्कल का सेंटर बी है, सेंटर बी है। तीसरा सेमी सर्कल मैं यहां पे बना रहा हूं, इस सेमी सर्कल का सेंटर अगेन ए है, और चौथा सेमी सर्कल मैं यहां पे बनाऊंगा, इस सेमी सर्कल का सेंटर अगेन बी है। तो कलर से आपको समझ में आएगा, पहला सेमी सर्कल सेंटर ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी। इसी तरह ये स्पाइरल हमारा चलते जा रहा है। यहाँ पे बोला है विद सेंटर्स अल्टरनेटली, अल्टरनेट में मतलब एक बार ए, एक बार बी, एक बार ए, एक बार बी, एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। बिल्कुल हमने ए से शुरुआत की है। अब सभी सेमी सर्कल की रेडियस दी है। कैसे दी है देखो, पहले ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब जो मेरा पहला सेमी सर्कल है, पहले सेमी सर्कल की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा सेमी सर्कल है, दूसरा सेमी सर्कल सेंटर बी से है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तीसरा सेमी सर्कल अगेन सेंटर ए से है, उसकी रेडियस है कितनी है बताओ बेटा? 1.5 सेंटीमीटर। और अगला सेमी सर्कल है अगेन सेंटर बी से है,
उसकी रेडियस कितना है बोलो बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये सेमी सर्कल ऐसा चलते जा रहा है। ऐसा हम लोगों को डेटा दिया हुआ है। पहला सेमी सर्कल सेंटर ए विथ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा सेमी सर्कल विथ सेंटर बी विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तीसरा सेमी सर्कल विथ सेंटर अगेन ए विथ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, और अगला सेमी सर्कल विथ सेंटर बी विथ रेडियस कितना बताओ 2 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप टू 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। कितने कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल बोला है 13, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल की टोटल लेंथ कितनी रहेगी हमको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखता डरावना है बट है सिंपल। कुछ भी नहीं करने का, एक टेप लेके बैठने का पेपर में, यहां रखने का, पहला सेमी सर्कल गिन लेने का, फिर दूसरा गिनने का, फिर तीसरा गिनने का, सबको ऐड करने का, आपको टोटल लेंथ पता चल जाएगी। भैया ऐसा थोड़ी एग्जाम में चलता। अब मैं अगर एक सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है बताओ 2 पाई आर, और अगर मैं आधे की बात करूं तो आधे का सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर की जगह पे क्या आएगा बोलो पाई आर आएगा। अब इसमें आर अलग है, इसमें आर अलग है, इसमें आर अलग है, इसमें आर अलग है, तो पाई आर के लॉजिक से अगर मैं देखूंगा तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी आएगी पाई इंटू 0.5, पहले सेमी सर्कल की लेंथ। दूसरे सेमी सर्कल का अगेन पाई आर ले रहा हूं, 2 पाई आर नहीं, सर्कल नहीं, सेमी सर्कल ले रहा हूं। दूसरे इसका अगेन पाई आर मतलब कितना सेंटीमीटर है बताओ 1, तो क्या आएगा बताओ बेटा पाई इंटू 1। अब अगले इसका रेडियस कितना है 1.5, तो अगेन पाई आर कितना आएगा बताओ बेटा पाई इंटू 1.5, और अगले इसकी लेंथ कितनी आएगी पाई इंटू 2। तो ये हो गई कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की लेंथ। पहले सेमी सर्कल टेप से गिनोगे कितना सेंटीमीटर लेंथ आएगा पाई इंटू रेडियस, क्योंकि पहले सेमी सर्कल की रेडियस है 0.5, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। तो पहला क्या बनेगा बताओ बेटा 0.5 पाई, अगला बनेगा 1 पाई, अगला बनेगा 1.5 पाई, और अगला कितना बनेगा बताओ बेटा 2 पाई, एंड सो ऑन। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहां तक कितने सेमी सर्कल की निकालना है 13, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ बेटा 13 है। n की वैल्यू कितना है 13। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे a और d निकालना पड़ेगा SN के फॉर्मूले में डालने के लिए। तो a है मेरा 0.5 पाई, d है मेरा 1 पाई माइनस 0.5 पाई, दैट इज इक्वल टू 0.5 पाई, और हम लोग जानते हैं कि n इज इक्वल टू कितना है बताओ रे 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल तक निकालना है। सो फॉर्मूला बनेगा Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू n बाय 2, मतलब 13 बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 0.5 पाई। ये हो गया। अब थोड़ा सा सोचने का, 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1 होगा, दैट इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 13 बाय 2 इंटू 1 पाई, 1 पाई की जगह पाई लिख देता हूं। अब 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 इंटू 0.5 कितना होगा 6, दैट इज 6 पाई हो जाएगा। तो अब ये कैलकुलेशन एंडिंग पे आ रहा है और यहाँ पे हमको जगह बनानी पड़ेगी। तो ये बनेगा दैट इज इक्वल टू 13 बाय 2 इंटू कितना बताओ रे 7 पाई, और पाई की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है बताओ 22 बाय 7, दैट इज इक्वल टू 13 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 22 बाय 7, 7 7 कैंसल, पाई की जगह 22 बाय 7 डाला, 2 1s are 2 11s are, and 13 into 11 that is equal to 143 सेंटीमीटर। तो टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएंगी बताओ बेटा 143 सेंटीमीटर। कैसे किया, पहले सेमी सर्कल की लेंथ निकाली पाई आर से,
पाई आर, यहाँ वैसा लिख के रख देता हूं पाई आर, राइट। दूसरे की निकाली पाई आर से, आर बदला। तीसरे की निकाली पाई आर से, आर बदला। चौथे की निकाली पाई आर से, आर बदला। ऐसे हम को 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल की टोटल करनी है। तो मैंने क्या किया, AD निकाला, N की वैल्यू 13 ली, SN का फॉर्मूला लगाया और मैंने लेंथ निकाली। तो टोटल लेंथ कितनी आगे बताओ, 143 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा बच्चा है लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले स्लाइड पे आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जिसके अंदर हमको 4 टर्म या 3 टर्म अज्यूम करने पड़ते हैं। ध्यान देना बेटा सब लोगों को, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या लेंथी नहीं है, बट समझना जरूरी। क्या दिया है, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। हमको चारों नंबर निकालने हैं AP की, जिसका चारों नंबर का सम कितना दिया है बताओ, 20 एंड स्क्वायर इज 120। तो मैंने बताया था जब भी 4 नंबर अज्यूम करना है क्या करना है, पहले स्लाइड में बताया था, आपने लिखा भी होगा। जब 3 नंबर अज्यूम करना है क्या करना है, राइट। यहाँ पे 4 नंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूं लेंथ A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D are 4 numbers। 4 numbers, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये 4 नंबर। क्या दिया है, इसके सम दिया है 20। मैंने बताया था सम करो, D कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट A की वैल्यू मिलेगी। सो देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन से अगर मैं सम करता हूं, A minus 3D प्लस A minus D प्लस A plus D प्लस A plus 3D इज इक्वल टू कितना है रे, 20 है। सो ये 4 माइनस 3D प्लस 3D कैंसल, माइनस D प्लस D कैंसल, A प्लस A 2A प्लस A 3A प्लस A 4A, दैट इज, इधर ले लेता हूं 4A इज इक्वल टू 20। सो A इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 5। देखो A की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको बोला है फाइंड 4 नंबर, A और D मिल गया, यहां पुट करेंगे, पहला नंबर आएगा, यहां पुट करेंगे, दूसरा नंबर आएगा, यहां पुट करेंगे, तीसरा, और यहां पुट करेंगे तो चौथा। तो D कहां से आएगा सर, सेकंड कंडीशन बची है ना। क्या दिया है सेकंड कंडीशन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, मतलब इनके स्क्वायर की सम 120 है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, सेकंड कंडीशन, सेकंड कलर। देखो क्या दिया है यहां पर, दैट इज A माइनस 3D का स्क्वायर प्लस A माइनस D का स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर प्लस A प्लस 3D का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, 120। चलो हम लोग करते हैं पहले इसको सॉल्व। A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस 6AD, 6AD कैसे किया, 2 into A into B, that is 2 3s are 6, 6AD प्लस 9D स्क्वायर, ये पहले का एक्सपेंशन हो गया, प्लस A स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D स्क्वायर, ये दूसरे का एक्सपेंशन हो गया, तीसरे का नीचे कर रहा हूं, ध्यान देना है सबको। तीसरे ब्रैकेट का क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर, तीसरे का एक्सपेंशन हो गया, और चौथे का एक्सपेंशन A स्क्वायर प्लस 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 6AD प्लस 9D स्क्वायर। मैंने इसको एक तो A प्लस B या A माइनस B के आइडेंटिटी से एक्सपांड किया है। अब कैंसल भी होते दिख रहा है मुझे, माइनस 6AD प्लस 6AD कैंसिल हो रहा है, प्लस 2AD माइनस 2AD भी कैंसिल हो रहा है। अब A स्क्वायर दिख रहे, देखो A स्क्वायर एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, मतलब क्या आएगा बताओ बेटा, 4A स्क्वायर। अब D स्क्वायर की बात करते हैं, ये 9 टाइम्स 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 कितना 20, प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 120। आप समझना है। अब A और D दोनों आगे सिंप्लीफाई हो गया, A की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, A की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, लिखूंगा पुट A इज इक्वल टू 5
तो 5 पुट करूंगा तो d की मिलेंगी, दैट इज 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 4 कितना 100, सो 100 प्लस 20d स्क्वायर is equal to 120. So 20d square is equal to 100 minus 20. So d square is equal to कितना आएगा बताओ 1. So d is equal to plus minus 1. d की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है और d की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है। तो आपको प्लस 1 लेके भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा और माइनस 1 लेके भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप केस 1 में आप ऐसा लिखोगे, केस 1 ऐसा लिखोगे a is equal to 5 and 5 है ना, हाँ 5 and d is equal to 1। तो आपको निकालना पड़ेगा a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d, चारों नंबर आपको निकालने पड़ेंगे। जब आपको a की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी और d की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। और केस 2 में आप लिखोगे जैसा केस 2, हाँ केस 2 में आप लिखोगे दैट इज a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू लेके आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो सवाल बच्चों के मन में ये सक सकता सर अलग अलग नंबर आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नंबर नहीं आएंगे। अगर ये 3, 4, 5, 6 आया तो वो आएगा 6, 5, 4, 3। नंबर्स विल बी सेम, सिर्फ ऑर्डर उसका रिवर्स हो सकता है। +1 डालेंगे तो ऑर्डर चढ़ता रहेगा, -1 डालेंगे तो ऑर्डर कम होता रहेगा। तो नंबर सेम रहेंगे, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों में नंबर सेम रहेंगे तो केस 1 में भी दिखाना, केस 2 में भी दिखाना और फाइनल आंसर लिखना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कोई भी दोनों में से एक लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम एपी। 10 क्वेश्चन कवर किए, इतने 10 क्वेश्चन करते हो आपका चैप्टर मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।